नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है लटकी भर्तियां, बेइंतहा इंतजार, आखिर कहां जाएं युवा बेरोजगार। जी हाँ, 1993 में एक फिल्म आई थी और वो फिल्म आपको याद ना हो लेकिन उसका एक डायलॉग आपको जरूर याद होगा। उस फिल्म का नाम है दामनी। दामनी में सनी देओल कोर्ट के सामने अगर एक डायलॉग बोलते हैं कि माय लॉर्ड, अगर मुझे कुछ मिला है तो तारीख पर तारीख मिला है। और यहां भी हम भर्तियों की बात कर रहे हैं। भर्तियां अपार हैं, लाखों की तादाद में बेरोजगार बाहर सड़क पर टहल रहे हैं और भर्तियों की भी और वैकेंसीज की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन यहां भी इंतजार है और यहां भी वही डायलॉग फिट बैठता है कि अगर कुछ मिला है तो तारीख पर तारीख। प्री एग्जाम दीजिए, मेंस एग्जाम दीजिए, फिजिकल दीजिए, एंट्रेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर कोर्ट जाइए, कोर्ट के चक्कर लगाइए और वहां से जीत के आइए तो नेताओं और मंत्रियों के चक्कर लगाइए। यही कर रहे हैं हमारे युवा बेरोजगार। आखिर वो जाएं तो जाएं कहां। और ये मसला एक प्रदेश का नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मसला पूरे देश का है, ये केंद्र सरकार का भी है। लाखों वैकेंसी खाली पड़ी हैं, चाहे रेलवे विभाग हो, चाहे इनकम टैक्स विभाग हो, कोई भी विभाग आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का यूपी SSSC का ले लीजिए, यहाँ भी लाखों वैकेंसियां खाली पड़ी हैं लेकिन भरने के लिए समय नहीं है। 69,000 टीचरों की भर्ती होनी है, शिक्षा मित्रों की भर्ती होनी है, लेकिन मामला कोर्ट में अटका हुआ है। और हमारे युवा जो बेरोजगार हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ढंग से पैरवी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। तो सवाल ये है कि जब पोस्ट इतनी खाली पड़ी हैं, लाखों की तादाद में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, तो आखिर इन दोनों का मिलन क्यों नहीं होता है? क्यों आखिर अगर कुछ मिल रहा है तो वो है तारीख पर तारीख। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। देश में जिस युवा शक्ति के दम पर हम विश्व भर में इतराते फिरते हैं, देश की वही युवा शक्ति एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। कड़वी सच्चाई ये है कि हर दिन बढ़ती बेरोजगारी के चलते सबसे अधिक सुसाइड का कलंक भी हिंदुस्तान के माथे पर लगा हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक हर दिन 26 युवा खुद को काल के गाल में झोंक रहे हैं। युवाओं की आत्महत्या की वजह बेरोजगारी की गंभीर समस्या है। बड़ा सवाल है कि आखिर इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? लटकी भर्तियां और बेइंतहा इंतजार युवाओं को दोराहे पर ले आया है। बेरोजगार युवा सोच में है कि जाएं तो जाएं कहां। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हर रोज 550 नौकरियां कम हुई हैं। यूपी में प्रयागराज की 4 भर्ती संस्थाओं की 11 प्रमुख भर्तियां लटकी हुई हैं। लाखों पदों पर चयन का युवाओं को इंतजार है। इनमें से ज्यादातर में भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कुछ की अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी। तो कई भर्तियों के विवाद कोर्ट में विचाराधीन होने से बेरोजगार युवाओं का इंतजार खत्म ही नहीं हो पा रहा है। मार्च 2017 में यूपी में नई सरकार बनने के बाद उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, बेसिक शिक्षा परिषद को खत्म कर नया आयोग बनाने की कवायद शुरू हुई थी, जिसके चलते लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। यूपी में अटकी भर्तियों के अंकगणित को समझे तो लटकी भर्तियों की तस्वीर और साफ हो जाती है। साल 2013 और 2016 में निकली इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं की भर्ती का रिजल्ट 7 साल बाद भी बाकी है। 2016 की 2000 जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 4 साल बाद भी परीक्षा बाकी। 69,000 पदों पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक भर्ती कोर्ट में विचाराधीन है। 32,022 पदों पर शारीरिक शिक्षा आंचलिक अनुदेशक भर्ती भी कोर्ट में अटकी है। 39,704 पदों पर सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षक प्राचार्य भर्ती अब तक बाकी है।
4300 पदों पर सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अब तक शुरू नहीं हुई। 3900 पदों पर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शुरू होना बाकी। 290 पदों पर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्रचार भर्ती अब तक लंबित है। 3287 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब तक लंबित है। यूपी में सरकारी नौकरियों में भर्तियों का हाल बेहद बुरा है। कई भर्तियां तो 6 और 7 साल का वक्त पूरा होने के बावजूद पूरी नहीं हो सकी। कोई भी भर्ती 3 साल से पहले पूरी ही नहीं हो पाती। अगर किसी तरह नियुक्ति तक पहुंचे भी तो कोर्ट का रोड़ा अटक जाता है। बेरोजगार युवा परेशान है। बड़ा सवाल है कि आखिर किसके कंधे पर सिर रख कर रोए, अपना दर्द कहे तो कहे किससे। स्पेशल डेस्क के न्यूज। पढ़ लिख करके पूरी मेहनत करके क्या चाहता है? वो चाहता है एक अदद नौकरी जिससे वो अपने परिवार का पालन कर सके। माँ बाप ने जो उसके लिए किया है उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके, उनकी लाठी बन सके और अपने परिवार का पालन कर सके। वो उस एक अदद नौकरी के लिए दर दर भटकता है, चक्कर लगाता है, हर जगह माथा पटकता है, लेकिन आखिर नहीं मिलती है तो वो है नौकरी। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ खुद एक युवा बेरोजगार हैं रजत शर्मा। बहुत स्वागत है आपका रजत जी। मनोज पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज पांडे जी। श्याम सिंह यादव जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी से। आपका भी बहुत स्वागत है सांसद साहब। और हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं तो जाहिर सी बात है मंत्री भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चैनल हेड आशीष चित्रांती भी जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे रजत जी का। रजत जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं कि युवाओं को अगर कुछ मिलता है तो वो मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख? पहले एंट्रेंस एग्जाम की तारीख, पहले पर्चा फॉर्म भरिए, फिर पर्चा भरिए, फिर में प्री दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर लगातार कोर्ट के चक्कर लगाइए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये सबसे पहले नमस्कार। आपके इस चैनल ने हमें युवाओं को अपनी बात रखने का माध्यम दिया है, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया आपका, पुनः आपके चैनल का, जो समय समय पर हम छात्रों की, युवाओं की बातों को आपके मंच पर रखने का अवसर प्रदान करता है। अब सर, आपने जैसा कहा कि विगत कई वर्षों से ये समस्या युवाओं के साथ चली आ रही है कि कई अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, फिर भी फाइनल सिलेक्शन या ज्वाइनिंग उनकी नहीं हो पाती। उसमें से कई पीड़ितों में से मैं भी एक हूँ और मेरे कई साथी हैं युवा जो मुझे इस वक्त देख रहे होंगे। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से और जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे, सर, अगर सरकार की मंशा होती है काम करने की तो ब्यूरोक्रेसी उनके आड़े आ जाती, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे मत्थे पे हर चीज फोड़ना ये ठीक नहीं है ना। सरकार के अंडर आती है ब्यूरोक्रेसी और उसको किस तरह हैंडल करना ये सरकार अच्छी तरह जानती है। सर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसका गठन 2014 में हुआ था, 2022-20 आ गया, 21 आने वाला है सर, लगभग 3 महीने बाद, और अभी तक विगत इसमें 24 से 28 भर्तियां हैं जिनका अभी तक कोई निर्णय ही नहीं निकल पाया है। जो भर्तियां इस प्रकार हैं: सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक की भर्ती है, इसमें मेडिकल नहीं करा पाए हैं अभी तक, इनका फिजिकल कराना है। बाबू की भर्ती है कनिष्ठ सहायक की, उसमें टाइपिंग टेस्ट कराना है, टाइपिंग टेस्ट के लिए सेंटर नहीं अलॉट करवा पा रहे हैं अभी तक। एग्रीकल्चर टीए की भर्ती है जिसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है अभी तक, रिजल्ट उनका पेंडिंग है। टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती है सर, उसमें ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर सर 25 से 28 भर्तियां हैं। आबकारी सिपाही सर, उसमें तो फिजिकल कराना है, उसके लिए भी कुछ नहीं करा पा रहे हैं। पुलिस भर्ती का भी उत्तर प्रदेश में हाल सर ऐसा ही है, बेचारे मेडिकल के लिए जा रहे हैं लेकिन लड़के अभी तक ना मेडिकल हो पा रहा है उनका, ना कुछ हो पा रहा है। लगभग उनकी संख्या 50,000 है सर। बीएटीटी मैं कितनी भर्तियों के नाम गिनाऊं सर कि मतलब सरकार करना नहीं चाहती है या फिर सरकार उसको करना नहीं देना चाहते ब्यूरोक्रेट, समझ में नहीं आता हम युवाओं को। ठीक है, सरकार करना नहीं चाहती है कि ब्यूरोक्रेट्स उनको करने नहीं देना चाहते हैं, और बीच में कहां अटक जाती हैं ये भर्तियां, यही है हाल पूरा सूबे का। श्याम सिंह यादव जी का रुख करेंगे, सांसद हैं। श्याम सिंह जी, आप 14 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है और अच्छी बात यह है कि प्रश्नकाल आधे घंटे के लिए से फिर से शुरू कर दिया गया है। क्या आप युवा बेरोजगारों के लिए ये सवाल उठाएंगे वहां पर?
बल्कि ढेर सारे बेरोजगारों के लिए एंड यूपी की लाइन ऑर्डर की समस्या के लिए और बहुत चीज़ों के लिए वहाँ पर सवाल उठाना चाहते हैं। और आप जानते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि कभी सवाल लेके गए उठा दिए। वहाँ पर ड्रा से जब आप डालते हैं किसी सब्जेक्ट पर 0 आवर तो जितने एमपी साहबान लोग जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। श्याम सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। हम अपनी सहयोगी से कहेंगे कि वो आपकी आवाज को सही से यहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। मनोज पांडे जी का रुख करेंगे। मनोज पांडे जी, आप भी सरकार में मंत्री रहे, बड़ा ओहदा था आपका, बड़े मंत्री रहे हैं। ये आखिर युवा बेरोजगार कब तक यूं ही सड़क पर टहलते रहेंगे और कब तक उनको तारीख पर तारीख मिलती रहेगी? भारत की लोकसभा में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जो पिता अपने बच्चे को पढ़ा करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई टेक्निकल एजुकेशन दिला करके उसे पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाता है, उसे नौकरी देने का काम केंद्र सरकार का है। और कमोबेश देश के जितने विश्व के जितने प्रगतिशील देश हैं, उनमें जहां पर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती, उनको उनके जीवन यापन के लिए बेरोजगारी भत्ता देती है। ऐसी कई कंट्रियों में ये इस तरह का इतिहास है और नियम है। आज अगर हम 3.5 साल में देखें तो आज बेरोजगारी की समस्या एक देश की और उत्तर प्रदेश की एक बहुत जटिल समस्या है। आज आपने सही कहा कि एक बूढ़ा माँ बाप गेहूं बेचकर, खेत बेच करके, अपने पत्नी के गहने बेच करके इस आशा में अपने बेटे को पढ़ाता है कि ये पढ़ लिख करके उसकी बुढ़ापी की लाठी बनेगा। लेकिन जब वही बेटा रोजगार नहीं पा पाता तो कहीं न कहीं अपने माँ बाप के लिए वो कहीं न कहीं दिक्कत बनती है, बोझ बन करके रह जाता है और वो उसके मन में हीन भावना आती है। आज बड़ी संख्या में करोड़ों नौजवान उत्तर प्रदेश में बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी डिग्रियां धूल खा रही हैं, वो निराश हैं। आज उन्हें रोजगार चाहिए। उन्होंने एक आशा लेकर के उस जीवन का एक उपदेश बना करके अपनी पढ़ाई को, कठिन पढ़ाई को बड़े परिश्रम के साथ पूरी किया था। आज अगर 3.5 साल का हम डाटा देखें तो उत्तर प्रदेश में या तो नौकरियां हाई कोर्ट में फंसी हुई हैं या अन्य न्यायालय में फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पाया। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं न कहीं बहुत निराश है। प्रयास जब ये समाचार पत्रों में घटनाएं आती हैं कि बेरोजगारी का दंश झेल रहा नौजवान उसने आत्महत्या कर लिया, तो हम लोगों का भी कलेजा फटता है, कष्ट होता है कि ये उत्तर प्रदेश और देश का भविष्य है, आज ये आत्महत्या करने को मजबूर है। ठीक है, बने रहिए सर, आपके पास आएंगे दोबारा से। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन में। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आपने सुना कैसे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, लाखों पद खाली पड़े हैं लेकिन उसमें भरे नहीं जा रहे हैं, या तो कोर्ट में अटके पड़े हुए हैं। जी, मेरा नमस्कार सभी पैनल के साथियों को। आपको ये बात आपने जो भी रखी है कि लाखों पद खाली पड़े, भरे नहीं जा रहे, मैं थोड़ा सा इसमें अपनी मत भिन्नता व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि नौकरियां सरकारी सेक्टर में भी है। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल, और प्राइवेट सेक्टर में भी है। अकेले जो हमारा एमएसपी सेक्टर है वो सर्वाधिक है, और जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है वो मुझे लगता है 1% से अधिक उनकी संख्या नहीं होती है। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, 3.5 साल में 2.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां हमारी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दी है, और अभी जो कुछ नौकरियां अदालत में फंसी हुई हैं उनका भी जल्दी निस्तारण होगा और वो नौकरियां भी मिलेंगी। ठीक है, जहां तक एमएससी, ठीक है, बिल्कुल मिलेगी, आप एश्योरेंस दे रहे हैं और हम भी इसी उम्मीद में हैं और लाखों करोड़ों युवा भी इसी उम्मीद में है कि एक अदद नौकरी उनको जरूर मिलेगी। श्याम सिंह यादव जी, चलिए आशीष जी का रुका। आशीष जी,
आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? प्रदीप जी, सबसे पहले चंद्रिका जी ने कहा कि इंतजार करिए नौकरियां मिलेंगी, तो मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि में रहने वाले लोगों ने पता नहीं कौन सा पाप किया था कि अहिल्या जैसे अभिशप्त हो गई, शापित हो गई ये उत्तर प्रदेश की भूमि। यहाँ के युवा पता नहीं कब राम आएंगे और तारेंगे, फिर से जो है इस अभिशाप से मुक्त करेंगे। यहाँ पर साल दर साल ये इंतजार खत्म होने वाला नहीं है। इन वादों से और जो है चंद्रिका जी के वादे हों या अभी मनोज पांडे जी की बातें थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार हमने देखा, हमने समाजवादी पार्टी की सरकार देखा, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं, कभी कोई फर्क नहीं आया। युवा बहुजन समाज पार्टी के सरकार में निकले हुए विज्ञापनों पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली गई, समाजवादी पार्टी ने 5 साल शासन कर लिया, तब जाकर के शिक्षकों में कुछ शिक्षकों की नियुक्ति जो 2017 में नियुक्ति पत्र मिले वो बहुजन समाज पार्टी के समय के विज्ञापन थे। तो ये कोई नहीं, ये कहने की बातें हैं सब, और ये कह के कोई निकल नहीं सकता। और इस पाप में ये युवाओं के साथ, इन बेरोजगारों के साथ जो पाप हुआ है, इस पाप में सभी शरीक हैं और कोई किसी का हिस्सा उसमें कम नहीं है, सब बराबर के हिस्सेदार हैं इस पाप के। इस पाप से बचने के लिए इनके पास कोई उपाय नहीं है। मैं अभी एक यूपी SSS की बात हो रही है, संजीव पालीवाल, बड़ी लंबी लड़ाई के बाद उनको यूपी SSS की कमान दी गई। बेचारे किसी तरह रेंगते रेंगते कुछ काम किए, 9 दिन चले 2.5 कोस टाइप में, कुछ भला नहीं हुआ किसी का। आखिरकार बेचारे जितना भी चले छोड़कर बीच रास्ते में हाथ जोड़ लिए और चले गए। फिर जो है वरिष्ठ IAS रिटायर हुए प्रवीर जी के हाथ में कमान आई, वो चले ही नहीं, जहां के तहां कमान मिली और बैठे रहे, जस के तस एकदम कुर्सी जम के बैठ गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। अब ग्राम पंचायत एक छोटा सा चावल के कुकर में से एक दाना में निकाल रहा हूं, अभी रजत ने 2 दर्जन से ज्यादा नौकरियों का हाल बताया जिसमें भर्तियां लटकी पड़ी हैं। मैं एक उस चावल के कुकर से, भगोने से एक चावल का दाना निकालता हूं। ग्राम पंचायत अधिकारी की 1953 पद थे, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षकों के मिला करके, और ये 2018 में भर्ती आई, 2018 में भर्ती आई, दिसंबर 2018 में परीक्षा हो गई और 28 अगस्त 2019 को इसका नतीजा आ गया। नतीजा आने के बाद की स्थिति आपको बताएं कि अभिलेख सत्यापन का कार्य शुरू हुआ जाकर के 2020 में कोरोना के तमाम बहानों के बीच, और अभिलेख सत्यापन के बाद SIT बना दी गई। भैया कितने जांच करोगे? जबकि प्रदीप जी इस मामले में मैं आपको बताऊं कि रिजल्ट आने के पहले एक बार जांच हुई, रिजल्ट आने के बाद मोती सिंह इस सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, मोती सिंह ने ही जता दिया, उसमें आशंका जताया कि गड़बड़ियां हुई हैं। उसके बाद फिर एक जांच हुई। अब जब अभिलेखों का सत्यापन शुरू हो गया तब SIT बना दी गई। भाई बताओ क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है? मैं यही नहीं समझ पा रहा कि ये तमाशा करने वाले लोगों को, ये इसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार होगा ना, कोई बाबू होगा, कोई चपरासी होगा, कोई अधिकारी होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कोई IAS होगा, कोई कलेक्टर, कोई तो जिम्मेदार है। कि कोई जिम्मेदार ही नहीं है, यही बच्चे जिम्मेदार हैं, जो लाखों बच्चे सड़कों पे हैं, ये जिम्मेदार हैं। तो इन्हीं को सजा दे दो भाई, अगर आपको नौकरियां नहीं देनी तो इन्हें सजा इनका मुकर्रर कर दो। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि नौकरी के लिए ये सिंगल पहले फार्म भरें, फार्म का पैसा जमा करें। बाबूजी पहले तो तैयारी करने के लिए किसी जो है कस्बे में, शहर में, जिला मुख्यालय में किराया 200, 500, 1000 रुपए किराया मकान दिलवाए होंगे, क्वार्टर दिलवाए होंगे, कमरा दिलवाए होंगे, वहां रह के तैयारी किया बच्चा, उसके बाद फार्म भरा, फार्म के लिए 500 रुपया मांगा होगा अपने गरीब मध्यम वर्गीय किसान पिता से, वो फार्म भरा, उसके बाद एग्जाम की तैयारी, किताबें खरीदा होगा, कोचिंग किया होगा, कुछ किया होगा, और जब सब देने के बाद नतीजा आ जाए तो SIT हो जाए। SIT के बाद अभी कोर्ट चले जाओ, फिर सिंगल बेंच होगा, फिर डबल बेंच होगा, फिर खंड पीठ होगा, फिर हाई कोर्ट जाओ तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, यही चलता रहेगा। ये क्या, ये व्यवस्थाएं सुधरने वाली नहीं है। और मैं यही बात इसमें कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई ये कह के नहीं बच पाएगा, ना वो श्याम सिंह यादव कह के बच पाएंगे और न मनोज पांडे कह के बच पाएंगे कि ये 3.5 साल में हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक की तरीके से दशकों से दिख रहा है, कई सरकारें गुजर गई, दिखता है। इस कलंक को मिटाएगा कौन, मैं ये पूछ रहा हूं बस। चलिए, कौन मिटाएगा इस कलंक को? और ये बात सिर्फ एक प्रदेश की नहीं है,
ये बात पूरे देश की है, ये बात करीब करीब हर प्रदेश की है और केंद्र की भी यही बात है। रेलवे में लाखों भर्तियां, लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं लेकिन भरी नहीं जाती। श्याम सिंह यादव जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? दोनों तरफ चिंताएं हैं, एक तरफ वैकेंसी खाली पड़ी है, दूसरी तरफ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देश की सरकार हो ये प्लानिंग में बुरी तरह फेल रही है। कोई भी सरकार हो उसको तमाम मुद्दों को लेकर के और बैलेंस करके चलना होता है और हर मुद्दे पर बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। सर एक चीज सवाल है आप सर एक चीज सवाल है आपसे पूछना था, अगर अर्थव्यवस्था सुधारनी है, अर्थव्यवस्था सुधारने के नाम पर यह कहा जा रहा है कि बड़ी नौकरियां नहीं दी जाएंगी, तो देश में एक बार तय हो जाए कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे और इतनी बड़ी फी वो तनख्वाह नहीं देंगे, छोटी तनख्वाह देंगे, लेकिन नौकरी तो देंगे ना। ये एक बार तय करना पड़ेगा। सबकी सरकार आती चली जाती है, मामला वही ढाक के तीन पात। हर डिपार्टमेंट में इतने बेरोजगार बच्चे हो रहे हैं नई नौकरियों का सृजन करने को, और ये सृजन कौन करे, क्रिएट कौन करे? आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे बीएसएनएल से कितने लोगों को इन्होंने वारा न्यारा कर दिया, मतलब उसको पैसा दे करके उनको 98,000 लोगों को निकाल दिया। कितने प्रॉफिटेबल डिपार्टमेंट्स जो कि नवरत्नों में भी से भी एक सर आप भी एक समस्या बता रहे हैं, इसका समाधान बता दीजिए। आखिर इसका समाधान क्या है? कब तक युवा बेरोजगार सड़कों पर टहलते रहेंगे? चाहिए कि कितने हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, कितने बढ़ रहे हैं और कहां किस डिपार्टमेंट में हमारी गुंजाइश है। आपकी भी सरकार जब आती है सर, तो तब भी ये प्लानिंग नहीं हो पाती है। 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और आप लगातार सपोर्ट करते रहे, उस समय आपको प्लानिंग की याद क्यों नहीं आ रही थी? देखिए एक चीज मैं सरकार रही जी, या बीजेपी को छोड़ के किसी और भी पार्टी की सरकार रही जी, जितना बेरोजगारी की हालत इस समय बुरी है, रिकॉर्ड है, उतना कभी नहीं रही। जैसे माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे थे कि 2 लाख कितने नौकरियों का सृजन किया। ये लोग ऐसे ही हवाई बातें करते रहते हैं। अगर इनसे अभी पूछ लीजिए, श्याम सिंह जी, मैं यहाँ पे एक चीज आपसे निवेदन एक है कि आपको सृजन की बात ही मत करो ना, आप सृजन की बात मत करो। जिन नौकरियों का श्याम सिंह जी निवेदन है, हाथ जोड़कर आप 1 मिनट खाली सुन लीजिए। आप यहाँ पे नौकरियों के सृजन की बात मत करिए, जिनका सृजन हो चुका है उनका तो बेड़ा पार करवाइए हुजूर। क्रिएट नहीं किया जी, बल्कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां चली गई। 2 करोड़ एक सरकारी ही आंकड़े के अनुसार, और 14 करोड़ चली गई सर। 2 करोड़ तो देने का, अरे 14 करोड़ चली गई सर, 2 करोड़ तो देने का वादा किया था। अरे भाई 2 करोड़ का वादा किया था, 2 करोड़ चली गई। दिया तो क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, और प्राइवेट क्षेत्र में आपने देख ही लिया अभी कुछ दिनों पहले कि कितनी नौकरियां कितने करोड़ चली गई। अब उस 45 साल के पार सबसे बड़ी ये चुनौती है बेरोजगारी की। आएंगे आपके पास में। मनोज पांडे जी का रुख करेंगे। मनोज पांडे जी को हॉस्पिटल जाना है, वो हमारे साथ में थोड़ी देर तक और रहेंगे। मनोज पांडे जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि आप स्वयं कैबिनेट मंत्री रहे हैं, क्यों नहीं ये युवा बेरोजगारों को रोजगार मिलता है? क्या मंशा है? डेमोक्रेसी में ये दायित्व होता है कि वो अपने देश के और प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सामने 2014 में ये वादा किया था, हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि हम हर वर्ष 2 करोड़ नई नौकरियां नौजवानों को उत्तर प्रदेश और देश में देने का काम करेंगे। और ये जगविदित है और सब जगह ये छपा भी था और सब जगह ये उन्होंने हर लगभग अपने मंच पर भाषण में कहा। और मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी चुनी हुई सरकारों को होती है कि अपने देश के और प्रदेश के नौजवानों को घर न बैठने दें, बेरोजगार न बैठने दें, उन्हें नौकरी देने का काम करें। लेकिन आज अगर आप देखें
तो जहां कोविड 19 एक वैश्विक महामारी विश्व सहित पूरे देश और प्रदेश और जिलों में है, तो एक समस्या वो बड़ी है, लेकिन उससे बड़ी भी समस्या आज खड़ी हो गई है बेरोजगारी की। पहले से ही उत्तर प्रदेश में कई करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार थे, उसके साथ एक बड़ी समस्या आएगी कोविड 19 के कारण आज लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में नए बेरोजगार हो गए, जो बाहर लुधियाना, पंजाब, सूरत, गुजरात और तमाम उत्तरांचल में वो कहीं ना कहीं सर्विस करते थे। बिल्कुल ठीक आकलन किया, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि पूरे 5 साल तक पूरी बहुमत की सरकार आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, आप क्या ये मानते हैं कि आपने युवाओं के साथ में न्याय किया? इतिहास के पन्नों को ले जाना चाहता हूँ मेरा नाम प्रदीप विश्वकर्मा है। ओ सॉरी, विश्वकर्मा। मनोज पांडे जी, आप शायद नाम भूल गए मेरा। जी, इतिहास के पन्नों को ले जाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश में एक झटके पे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को सीधी सरकारी नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। हम समझते हैं अभी तक इतिहास का सबसे बड़ा फैसला था। 88,000 पुलिस कर्मचारियों की भर्ती, सरकारी नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया। एग्रीकल्चर में मिनिस्टर था 19,632। पहली बार 20 साल में एक साथ एग्रीकल्चर विभाग में इतनी सरकारी नौकरी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। पशुधन विभाग में 18,219 एक साथ भर्ती देने का काम समाजवादी पार्टी। मनोज पांडे जी, रजत शर्मा शायद एक सवाल पूछना चाहेंगे। रजत जी, क्या मनोज जी सही कह रहे हैं? सर, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, पुनरावर्ती सरकार हो, प्रेजेंट की सरकार हो, सरकारों का काम है अभी आपके चैनल पे 1 घंटे के टीवी शो पे लोग बेरोजगारी के मुद्दे को छोड़कर अपनी अपनी पार्टी ने किया क्या, इस बात को गिना रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आप शायद आप लोगों का ध्यान हट रहा है इस चीजों से। पूरे मुद्दे का, डिबेट का मुद्दा घुमा के लोग अपनी अपनी पार्टियों की कार्यकलाप गिना रहे हैं कि ऐसा किया, वैसा किया। सपा पे मैं आना चाहूंगा, जैसे सर बोले अभी मनोज पांडे जी की सपा ने मित्रों को रोजगार दे दिया 2 लाख को, तो सर वो कोर्ट में पड़े हैं। जल्दी थे माननीय चंद्रचूड़ सिंह जी जो जस्टिस थे, उन्होंने उनके खिलाफ दे दिया जजमेंट सर। उसके बाद में कौन सा उनको पूरा हो गया? शिक्षक भर्ती है सर, वो पेंडिंग पड़ी हुई है अभी तक। अधीनस्थ की कोई भर्ती जो अखिलेश सरकार में 2-4-10 भर्तियां हुई हैं प्रेजेंटली, तो वो भी नहीं हो पा रही है। माननीय मंत्री जी, वर्तमान मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनको बोलना चाहूंगा सर 2.5 लाख ठीक है, पहले मनोज जी को जाना है, मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। मनोज जी कह रहे हैं कि आपने जो भर्तियां की थी वो अटकी पड़ी हैं। में जरूर अटकी रही। रजत जी का जो दर्द है, मैं उस दर्द से सहमत हूं और उससे संबद्धता करता हूं, उनके साथ खड़ा हूं। इसलिए कि हम लोग एक विधायक भी हैं चुने हुए, हम लोग रोज गांव में देखते हैं आज बेरोजगारी एक बड़ा संकट है। और ये संकट केवल राजनीति करने का नहीं है, केवल इस टीवी चैनल पर बैठ करके भाषण देने का भी नहीं है, इसको बहुत नजदीक से महसूस करने की जरूरत है। आज हमारे ही आपके सबके परिवार का जो नौजवान, मैंने कहा बड़ी उम्मीदें लेकर के वो अपनी पढ़ाई करता है और उसका गरीब माता पिता बहुत संकट से उसे पढ़ाने का काम। बिल्कुल ठीक है, ये बात हमने शुरू में ही कही थी। उस युवा बेरोजगार का दर्द समझिए, वो अपने परिवार से आंखें नहीं मिला पाता है, क्या करे? हूं, अपने को संबद्ध करता हूं बिना किसी राजनीति के। आज ये बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से आज बेरोजगारी फैली हुई है। हम लोग भी परिवारों में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, उन बच्चों के चेहरों को देखते हैं जिन्होंने पढ़ते पढ़ते उनके चश्मा लग गया, जिन्होंने पढ़ते पढ़ते उनके माता पिता ने मकान बेच दिया, गाय बेचकर, भैंस बेच करके, जमीन बेच करके उन्होंने पढ़ाई। मनोज पांडे जी, आपका ये दर्द छलक रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जरा ये दर्द उस समय भी छलक जाना चाहिए था जब सरकार में थे और पूरी दम लगा करके सिर्फ अगर युवाओं को रोजगार ही दे दिया होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के इतने बड़े मुहाने पर ना खड़ा होता। सरकार के गुणगान कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पहली सरकार थी अखिलेश यादव जी की, जो 5 साल में अगर आप रिकॉर्ड देखें 20 सालों का सबसे ज्यादा नई नौकरियों का सृजन ही नहीं किया, नौकरी देने का काम किया। पहली बार बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन को ले, बिना जात पात को देखे हुए 18 लाख बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जिन्होंने कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि 50 लाख। आपने लैपटॉप दिया, ठीक है सर, लैपटॉप दे दिया, उनको भी एजुकेशन में जोड़ने का काम किया, लेकिन घर में आपने लैपटॉप दे दिया लेकिन घर में लाइट ही नहीं थी।
बैटरी डाउन हो गई, बैटरी बदलवाने का पैसा नहीं था। सरकार चलिए, 12 घंटे ठीक 8 है। घंटे चलिए ठीक है। You have to prepare your मनोज पांडे जी, रजत जी मनोज पांडे जी, रजत जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। ये सब देने से पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर लिया जाना चाहिए। आइंदा फिर अगर आप सरकार में आए तो इस बात का याद रखिएगा। आप बने रहिए, हमारे साथ में आएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का चला, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। एक युवा बेरोजगार का दंश ये है कि वो कैसे अपने बूढ़े माँ बाप से आंखें मिलाए, जिन्होंने अपना परिश्रम करके, अथक परिश्रम करके अपनी खेती बाड़ी बेच के, अपना घर मकान बेच करके उसको पढ़ाया और उसके बाद उसकी शादी की, जिससे कि वो उनका लाठी बन सके, बुढ़ापे की लाठी बन सके और अपने परिवार को चला सके। अब ये युवा बेरोजगार खुदकुशी के लिए मजबूर है, क्योंकि कैसे वो घर से आंखें मिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री राम के अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ एक नए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज पांडे जी को, जैसा मैंने पहले भी कहा था, उन्हें कहीं हॉस्पिटल जाना था तो वो अब हमारे साथ में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप माथुर जी आपका, आप देर से जुड़े हैं। आप ही के पास पहले रुक करेंगे
तमाम भर्तियां खाली पड़ी हैं, तमाम वैकेंसीज हैं और करोड़ों बेरोजगार सड़क पर हैं, लेकिन ये वैकेंसी है कि भरी नहीं जाती। क्या कहेंगे आप? लगता है प्रदीप जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। चंद्रिका जी का रुख करेंगे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, लगातार ये कहा जाता है कि हम नौकरियां देंगे, हम जब सरकार में आएंगे तो नौकरियां देंगे और कोई भी बेरोजगार नहीं बचेगा, लेकिन आखिर ये वादा कब पूरा होगा? दो तीन बातें कहना चाहता हूं। एक तो अभी हमारे बहुजन समाज पार्टी के मित्र आदरणीय यादव जी कह रहे थे कि मैं जो कह रहा हूं कि 2.5 लाख नौकरियां हम दे चुके हैं सरकार में, वो बात सही नहीं। उन्होंने कहा था कि जरा डिटेल दे दें, तो मैं जरा डिटेल देना चाहता हूं जी। पुलिस में योगी जी की सरकार में 1,15,000 की भर्तियां हुई हैं। 2018 में 40,500, 2019 में 35,000 और 2020 में 40,000 की भर्तियां भी चल रही है। 1,15,000 का टोटल होता है। अगर मेरी बात गलत हो तो श्याम सिंह जी से मैं दोबारा जो मुझे सजा देना चाहें दे सकते हैं। एक बात इसी समय सुनिए, अब चंद्रिका जी को साथ साथ करेक्ट करते चलते हैं प्रदीप जी। में नहीं, एक एक करके चंद्रिका जी इसी करेक्ट करते चले। यूपी पुलिस में 49,568 पदों की भर्ती 2018 में एग्जाम हुआ था। 2018 में अब तक जो है इसके मेडिकल का नोटिस नहीं जारी हुआ है। आप बातें कर रहे हो 2018 में गिना दिए, 19 में गिना दिए। अरे भैया मंगल पे करवाए हो क्या पुलिस भर्तियां? 49,568, हमने 50,000 के करीब 50,000 पुलिस भर्ती के लिए 2018 में एग्जाम हुए हैं परीक्षा, और 2020 हो रहा है, अब तक मेडिकल की नोटिस नहीं जारी हुई। चंद्रिका जी क्या बात कर रहे हो? जो बता रहा हूँ, जो भर्ती हो चुकी उनकी बात बता रहा हूँ। मैं जो मेडिकल के लिए भर्ती है या सर्टिफिकेट का सत्यापन हो रहा है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नौकरी ज्वाइन कर रही है उनकी बात बता रहा हूँ आपको। और इसी प्रकार से मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए फिर बोलिएगा। इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती में जो पहले भर्तियां हुई, पहले 68,000 की वैकेंसी निकली थी, उसमें 42,000 भर्ती हुई, 20,000 भर्ती नहीं हो पाई। दोबारा 29,000 की वैकेंसी निकली, वो भर्ती हो गई है। फिर 16,000 की वैकेंसी निकली, वो भर्ती हो गई है। और इसका योग लगभग 27,000 होता है। और हमारी अभी 69,000 की भर्ती जो कि कोर्ट में फंसी हुई, जब वो क्लियर हो जाएगी तो हम ये ऑलरेडी पहुंच जाएंगे 1.25 लाख के ऊपर। कब क्लियर होगी सर ये कोर्ट से कब क्लियर होगी सर ये अबैड? हमारे जो बेरोजगार युवा हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कायदे से पैरवी ही नहीं करती है। 2 से 2.5 साल 3 साल हो जाते हैं, अभी वैकेंसी क्लियर ही नहीं हो रही। कब होगी क्लियर ये? और इसी प्रकार तमाम विभाग हैं जिनमें कहीं 1,000, कहीं 2,000, कहीं 500 भर्तियां हुई, उनमें भी करीब 50,000 की नौकरी मिली। तो इस प्रकार से हमारी मोदी जी की, योगी जी की सरकार में लगभग सरकारी महकमे में 2,65,000 की भर्ती आज तक हो चुकी है। और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं, 2,65,000 भी बात लेता हूं, 3 लाख मान लेता हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? आप तो दम भर के कहते हैं ना कि विश्व का 7वां बड़ा राज्य देश है ये, और कितने बेरोजगार युवा हैं? 3 लाख पर्याप्त है क्या? मैं आपकी बात मान लेता हूं। चलिए, हमको श्याम सिंह जी बोलने दिए, अब बोलने दिए ना। अब आप हमको, जब आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं, तो हम बोलते हैं तो आप चुप रहिए, डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए, फिर हम जवाब देंगे। अभी आपने सवाल पूछा कि 24 करोड़ की आबादी में ये संख्या बहुत कम है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने विभाग हैं, विभागों के अंदर जो स्वीकृत पद हैं वो पद ही भरे जाते हैं, तो पद नहीं होते। वो पद विभागों के दियाचन पेंडिंग पड़े हैं सर। आयोग भर्तियां करना नहीं चाहता है या ब्यूरोक्रेसी करना नहीं चाहती है, सरकार रोकती है। खुल के बोलिए रजत जी। भाई उपाध्याय जी, रजत जी कह रहे हैं कि भर्तियां खाली पड़ी, वो वैकेंसी सब खाली पड़ी हैं, भरी नहीं जा रही है। जवाब भी सुने तब तो बनेगा। इसी प्रकार से एसएससी की देखिए, नौकरियां लोक सेवा आयोग से, विभाग अध्यक्ष से और एसएससी से 3 प्रकार से सरकारी नौकरियां। एसएससी में आपको पता है पालीवाल बेहद ईमानदार अफसर था, उसको बैठाया गया। अरे मुझे पता है।
अरे मुझे पता है सर, पालीवाल जी बहुत ईमानदार थे, प्रवीण जी बहुत ईमानदार है, आपके सारे अधिकारी बहुत ईमानदार है। ठीक है ठीक है ठीक, रजत जी आऊंगा आपके पास में। प्रदीप जी कुछ आ रहा हूँ सर आपके पास, आपकी बात हो गई, समय कम है, बहुत और भी लोग हैं सर, आ रहा हूँ आपके पास में जी। श्याम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, श्याम सिंह जी? लेकिन कुछ करते नहीं, ईमानदार बन के बैठे रहेंगे तो उससे क्या फायदा होने वाला है। और मैं माननीय मंत्री जी से बहुत विनम्रता पूर्वक एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो कई लाख नौकरियां गिनाया इन्होंने, जो पुलिस की नौकरियां अभी गिनाया इन्होंने दिया है, जरा इनसे पूछा जाए कि उसका प्रोसेस कब से शुरू हुआ था, किस गवर्नमेंट से। मेरे हिसाब से ज्यादातर उस प्रोसेस का ज्यादातर भाग तो पिछली सरकार में हो चुका था, इनके यहाँ आके वो फाइनलाइज हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर, बिल्कुल सर यही मैं कह रहा हूँ कि बसपा की सरकार में जो शुरू हुआ था वो सपा की सरकार में होता थोड़ा पूरा हुआ, फिर सपा की सरकार में जो हुआ वो भाजपा की सरकार में थोड़ा पूरा होगा, यूं ही चलता रहेगा 10-10 साल तक। क्या कोई चीज प्रोसेस किसी भी चीज का एब इनिशियो, किसी भी नौकरी का, किसी भी श्रेणी का, किसी भी डिपार्टमेंट का शुरू से जीरो से करके जब निकालते हैं वांड और पूरा सिलेक्शन हो जाए, ये इनके जमाने में एक भी ऐसे डिपार्टमेंट का हुआ नहीं। जितनी भी नौकरियां गिना रहे हैं, जिसका माननीय मंत्री जी श्रेय ले रहे हैं, सबके प्रोसेस पुरानी सरकार में ही शुरू हो गए थे। ठीक है ठीक है सर, ठीक है बने रहिए। प्रदीप जी का रुख करेंगे। प्रदीप माथुर जी आप काफी देर बाद जुड़े हैं हमारे साथ में। एक तरफ बहुत सारी वैकेंसी, लाखों की तादाद में वैकेंसी खाली पड़ी है, दूसरी तरफ युवा बेरोजगार सड़क पर है, दंश झेलने के लिए मजबूर है बेरोजगारी का, क्या कहेंगे आप? जी और आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन। प्रदीप जी दोबारा से रुख करेंगे आपका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रजत जी फिर से आपके पास मौका, आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। सर सबसे पहले जो सभी माननीय लोग बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी वैकेंसियां गिना रहे थे, 2.5 लाख 3 लाख हो गई। सबसे पहले कहना चाहूंगा सर कि 2.5-3 लाख वैकेंसियां धरातल पे आकर देखे, जो कागज लेकर सर बोलना और धरातल पे आकर देखना, फॉर्म हम भरते हैं, माननीय मंत्री जी नहीं भरते सर। ठीक है, हम लोगों से पूछिए कितनी भर्तियां हुई है, कितनी भर्तियां नहीं हुई है, यहाँ दिमाग में रहता है सर हम लोगों को कागज की भी जरूरत नहीं होती सर। सबसे पहले कहना चाहूंगा सर, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति भर्ती बोर्ड, सीधा बताइए कि जो 2.5 लाख भर्तियां गिना रहे हैं वो हुई है कि नहीं हुई? जी सर, उसमें से कुछ वैकेंसियां कोर्ट में पड़ी है, कुछ वैकेंसियां आज भी पेंडिंग पड़ी है, जिनका प्रोसीजर चल रहा है, कुछ भर्तियां आज तक नहीं हो पाई है। बताइए भाई उपाध्याय जी, आपने जो लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाई थी उसमें बता रहे रजत जी कि कुछ भी भर्तियां नहीं हुई, या तो कोर्ट में पेंडिंग है या तो हुई नहीं है। कोई बात कहें, अगर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी उनको हो तो कहें। वो अभी एसएससी की बात कर रहे थे और मैं बात कर रहा हूं आपको, मैं सारे विभागों की, और ये पुलिस की भर्ती या टीचरों की भर्ती एसएससी से नहीं होती, तमाम विभाग की भर्ती। अब उपाध्याय जी, रजत नहीं, मैं आपको जवाब देता हूँ। उपाध्याय जी अब रजत पे नहीं, आप मुझसे आप जवाब दीजिए। आप जो है आपने पुलिस भर्ती मैंने बताया, लेकिन एक बार रिपीट कर दूं, पुलिस भर्ती से ही आपकी शुरुआत करता हूं। आप जितनी पुलिस भर्ती की बात कर रहे हो, श्याम सिंह यादव ठीक कह रहे थे कि वो तमाम भर्तियां पिछली सरकारों में शुरू हुई थी, वो आपके सरकार में कुछ भर्तियां पूरी हुई। आपकी सरकार में शुरू हुई पुलिस की भर्ती 49,568 पदों के लिए, करीब 50,000, जो 2018 में परीक्षा हुई और आज तक उसके जो है फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन, फिजिकल के लिए जो है वो नोटिस नहीं जारी हुआ। पहली चीज। दूसरी, 2016 अब चिट्ठा आप सुन लीजिए जो चाहते थे आप सुनना। 2016 में आबकारी सिपाही 2016 की वैकेंसी है, अब तक खाली है, अभी तक उस पर विचार विधिक परामर्श चल रहा है, आपका तकनीकी सहायक
ये 2016 की भर्ती थी, अब तक अंतिम चयन नहीं हुआ है। आपके यहाँ नलकूप चालक थे, 2016 की भर्ती, अब तक नियुक्ति नहीं है। गन्ना पर्यवेक्षक 2016 की भर्ती, अब तक अंतिम परिणाम नहीं है। वाहन चालक, अब तक परिणाम नहीं 2016 से। आपके यहाँ अवर सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में 2016 की भर्ती, अब तक जो है साक्षात्कार हेतु जो योग्य अभ्यर्थी थे उनका जो है वो नहीं, परिणाम नहीं आया है। आपके यहाँ सम्मिलित तकनीकी सेवा 2016 की, अब तक की स्थिति वैसे कायम है। लिखित परीक्षा भी अब तक नहीं हुई। सोचिए 2016 भर्ती है। अब सुनिए, कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 की भर्ती, परीक्षा परिणाम नहीं है। आपके 2016 में सम्मिलित कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ लिपिक हैं, बाबू जिसको कहते हैं, बाबू की भर्ती 2016 से। अभी टाइपिंग के लिए उनको नहीं बुलाया गया। टाइपिंग का उनका देख लें, स्पीड टाइप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आपके सरकार में, ठीक है। ऐसे ही देखिए कितने पन्ने गिनाऊं, कितनी नौकरियां गिनाऊं, बताइए भाई। से ज्यादा हैं। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, लगता है उपाध्याय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो, लगता है उपाध्याय जी तक आवाज, विश्वकर्मा जी नहीं जा रही आवाज, तो मैं आगे और इस मसले पर आता हूं। प्रदीप जी के पास चले जाए। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप माथुर जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया। बेरोजगार सड़क पर है, भर्तियां बम्पर है, लेकिन दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। सरकार की नेग्लिजेंस है कि वैकेंसी होते हुए भी ये वैकेंसीज को भर नहीं पा रहे हैं, और प्रोसेस इतना स्लो है। इन्होंने ईमानदार आदमी को बिठा तो जरूर दिया है, और ईमानदार अधिकारी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं कर रहे हैं। सरकार कैसे चलेगी? बेरोजगार सड़कों पर है, भूखे मरने की नौबत आ गई है, आत्महत्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दिशा शून्य हो चुके हैं। इनको सिवाय मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और झगड़ा और फसाद कराना ही आता है, और कुछ नहीं आता। इनके वोट बैंक के लिए ये एम्प्लॉयमेंट कोई जरूरी एजेंडा नहीं है। इनके वोट बैंक के लिए है झगड़ा कराओ, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों के पैटर्न पे चल रहे हैं ये। नहीं लेकिन प्रदीप जी, आप ये सब बातें तो ठीक है, 10 साल तक आपकी सरकार रही, यूं तो आपने 60 साल तक देश पर राज किया। आखिर ये बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं होती है? आप लोग गरीबी हटाने का नारा देते हैं, गरीब हटा देते हैं, ये बेरोजगारी हटाने का नारा देते हैं, बेरोजगार हटा देते हैं। खत्म होती है किसी भी सरकार में, क्योंकि पॉपुलेशन इंडेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जितने लोगों को रोजगार सृजित करते हैं उससे ज्यादा लोग आगे आ जाते हैं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अच्छा, सारी फैक्ट्रियां बंद है, सारी दुकानें पड़ी हुई है। प्रदीप माथुर जी, हर साल 1 करोड़ लोग पैदा होते हैं। आप तो यहाँ तो आप लोग कई करोड़ नौकरी देने का ऐलान करते हैं। फैक्ट्रियां हैं, भाजपा सरकार में तो सारी की सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, आपकी वीविंग इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारी फैक्ट्रियां। आपने कानपुर में लगातार इंडस्ट्री शुरू करने की बात की, वहां भी चली नहीं, वो खत्म हो गई। ना तो भारतीय जनता पार्टी शुरू कर पा रही है, बड़े बड़े इन्होंने बीट्स करा दी, लोगों को इन्वेस्टर्स को बुला लिया, कोई एक पैसा लगाने को राजी नहीं है। 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने कोरोना टाइम में, एक पैसा किसी को नहीं मिला है। नहीं वो सब ठीक है, वो अलग, सरकार को आप कटघरे में खड़ा करें, वो बिल्कुल ठीक है। आशीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। आशीष जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए जी। प्रदीप माथुर साहब, आप बहुत पुराने नेता हैं, आप इस विषय को घुमा के कहां ले जा रहे हैं इंडस्ट्री पे? यहाँ सड़कों पर जो जूते चप्पल घिस रहे हैं बच्चे, हवाई चप्पल जो घिस रहे हैं ना 40 रुपए वाली, हम उनकी बात कर रहे हैं। उनकी भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, उस पे महोदय बोलिए। आप लोग इधर की उधर बात करने लगते हैं, उस मुद्दे पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप इन बच्चों की भर्ती आप कर रहे हैं ईमानदारी की बात की, ईमानदार को बैठा दिया, भर्ती नहीं हो रही है। वो ईमानदारी किस काम की? मैं कह रहा हूं ईमानदार को बैठा दिया है। सुनिए प्रदीप जी, मैं तब कहूंगा ईमानदार को, इनको जिनके वजह से भर्तियां लटकी हुई हैं, आप आइए, आप सड़क पे आप भी उतरिए और इनको जेल के पीछे डलवाइए। आज आप बताइए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रदीप जी रुकी है? बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं एक चीज आपसे कहूंगा, ईमानदार की जगह बेईमान बैठा दीजिए।
लेकिन बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। बिल्कुल सही। आप इस नाम पे कि अब पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, अब हम जो है बेईमानी नहीं होने देंगे, इस नाम पे अनंत काल तक इन बच्चों का इंतजार नहीं करवा सकते हैं। आप एक उदाहरण यही है 69,000 शिक्षकों की भर्ती अभी क्यों कोर्ट में रुकी है? अभी 15 तारीख को फिर कोर्ट में केस है पर्चे में। अब सोच लीजिए इस उत्तर प्रदेश, इस महान उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी में तमाम काबिल लोग हैं, ब्रह्मांड के काबिल लोग। ये पेपर नहीं बना पाते प्रदीप जी। पेपर में सवाल गलत दे देते हैं, सवाल के जवाब गलत दे देते हैं, ऑप्शन गलत दे देते हैं। ऐसे काबिल लोगों जेल के पीछे होना चाहिए ना। बिल्कुल। सरकारों की ईमानदारी बात करो, ईमानदारी क्या थाली बजाए ताली बजाए, क्या करे ईमानदारी के लिए? ठीक है, उनको जेल के पीछे डालना चाहिए सरकार। ऐसी ईमानदारी से क्या फायदा जब जिसका भला ना हो। मैं आपको रजत करूंगा। रजत जी, आपने सारी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया, सब कुछ किया, आपके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। बिल्कुल। आप करें, लाखों बेरोजगार आपके साथ में। बिल्कुल। क्यों नहीं कोई ऐसा बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं जिससे सरकार एक बार जाग जाए और ये कहे कि नहीं, हम सबसे पहला काम रोजगार सृजन का करेंगे। सर, सबसे पहले युवा भी जो है बटे हुए हैं। जी आपके पास आ रहा हूं। जिस विभाग में वैकेंसी खाली होती है या जिस विभाग से जो पीड़ित होता है वो उस विभाग के लिए रोता रहता है। अभी मैं बैठा हूं यहाँ पे, कई लोग मैसेज कर रहे हैं मेरी भर्ती, लेकिन वो ये बात युवा उनसे भी कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, जब तक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड, यूपी SSSC, यूपी PSC, अन्य जितने भी अधीनस्थ हैं या SPSCs हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हैं, सबको एक मंच पे आना होगा और अपनी बात लेके दिल्ली तक पहुंचानी होगी, तभी यह सरकार जगेगी और सुनेगी। सभी सुन लें, अब जितने भी बच्चे सुन दिया रहे हैं। अब ये सारे खत्म करके एक वन नेशन वन बना दिया है, एक ही जगह से भर्तियां होंगी पूरी। केंद्र सरकार ने ये नियम बना दिया कि जितने ये भर्तियां होती हैं, ये SSSC ये सारी खत्म करके एक आयोग बनाएगी, वो भर्ती करेगी। सर, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी कई साल लग जाएंगे, उसका रोड मैप तैयार होगा। फिर अभी अधीनस्थ में PET के लिए बात चल रही थी, कैबिनेट में मंजूरी भी नहीं मिली। ठीक है। अभी प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस तरह का भर्ती बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब डिसेंट्रलाइज है मामला, तब तो ये भर्ती कर नहीं पा रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी रखे, ये बेईमान अफसरों को बिठा दें, उसमें पकड़ बनाए, काम कराएं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जल्दी से मिले। परंतु क्या कर सकते हैं, इनके एजेंडा में बेरोजगारी है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। इनके एजेंडा में हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, भाइयों को भाइयों से लड़ाना, इनके एजेंडा में ठीक है। आप तो ये तो अरे ठीक है प्रदीप जी, आप तो ये तो हर राजनीतिक पार्टी सरकार पर यही आरोप लगाती है। श्याम सिंह जी का रुख करेंगे। श्याम सिंह जी, आखिर जी ठीक है श्याम सिंह जी, आप तो सांसद हैं, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? बहुत ही बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। इनके पास ऐसी प्लानिंग नहीं है कि कहां से किस किस डिपार्टमेंट से कितनी नौकरियों का एक्स्ट्रा सृजन हो सकता है। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं कि इनके क्रियाकलापों से देश की GDP लगातार गिरती जा रही है। अगर नौकरियां ये दे भी दे, अरे सर, GDP तो पूरे देश विश्व की गिर रही है, पूरे विश्व की GDP गिरी है। 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख सृजन कर देंगे, तो जो अभी नौकरियां हैं अभी उन्हीं को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, तो उनको कैसे देंगे? और ये खास तौर से देश की हालत है सेंट्रल गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की। बाकी ढेर सारे राज्य तो इनसे करीब करीब बेहतरी। सर जल्दी से 20 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट बता दीजिए, इसकी दवा क्या है? क्या कोई वैक्सीन आएगी, क्या कोई मेडिसिन आएगी जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके? ठीक है, बेहतर प्लानिंग कौन करेगा, कौन सी सरकार करेगी? प्रदीप माथुर जी, आपका भी फाइनल कमेंट। जल्दी करे, ये भी गलत बात है। बेरोजगार लोगों को सरकार भाजपा की बदल देनी चाहिए। इनके बस का कुछ नहीं है सिवाय झूठ बोलने के और जुमलेबाजी करने के। आपके पास तो एक बढ़िया लेटेस्ट वैक्सीन है, किसके पास तो एक बढ़िया लेटेस्ट वैक्सीन है कि सरकार बदल दो और हम आएंगे तो फिर बेरोजगारों को बदल देंगे। ठीक है रजत जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं सरकार से और माननीय जो भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, पारदर्शिता के चक्कर में
आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं सर। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार रोडों पे डंडे लाठी खा रहा है, उसके पास करने को कुछ नहीं बचा हुआ है। सरकार के पास में सैलरी देने के पैसे नहीं है, ना राज्य सरकार के पास में, ना केंद्र सरकार के पास में, नौकरी कहां से देंगे? तो सर सभी बेरोजगारों के हाथ में कटोरा दे के भीख मंगाने के अलावा सरकार के पास कोई काम नहीं है, तो फिर हम लोग भी वही करते हैं सर बैठकर, और क्या करेगा युवा तो बिलबिला रहा है सर। ठीक है आशीष जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल यही है, कई राज्य सरकारों के पास में सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास में भी पैसा नहीं है, और बेरोजगार सड़कों पर है। आखिर में इसकी दवा क्या है? मैं आपसे भी वही जानना चाहूंगा, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? पैसा नहीं है, पैसा न होने के नाम पे, अब ये पैसा न होने का बहाना, हाँ, ये नहीं चलेगा इस विषय में। पैसा न होने का बहाना, पैसा न होने का बहाना और ट्रांसपेरेंसी, इस बहाने में जो ये बच्चे ये परीक्षा दे रहे हैं, ये परीक्षा आज से नहीं दे रहे हैं, तमाम बच्चे जो हमारे संपर्क में हैं, हमारे साथ संघर्ष अपनी आवाज उठाने के लिए बैठते हैं, हमारे चैनल पे, मीडिया में, तमाम जगहों पे, ये जब तक इनकी नौकरियां लगेंगी तब तक मुझे लगता है इनका बच्चा भी फॉर्म भरने लगेगा भाई। बिल्कुल ठीक बात। इनका बच्चा भी, आप पे ट्रांसपेरेंसी है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाए कि इधर से बाप ने परीक्षा फॉर्म भरा, उधर से बच्चा फॉर्म भरता नजर आए। इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए प्रदेश को, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, मुद्दे की बात अब मैं ये बताऊं कि आप निकम्मेपन को ईमानदारी का नाम देंगे तो ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। यहां पर निकम्मेपन को छुपाने के लिए एक शब्द गढ़ा गया है, ईमानदारी, ईमानदार। जो जितना निकम्मा है वो इतना ईमानदार है। ऐसे ईमानदारों से बचाओ, ऐसे ईमानदारों से बचाओ। और उसके अलावा एक बात और मैं कहूंगा कि आप इन भर्ती को रोकने वाले वो चपरासी बाबू से लेकर के या सबसे ऊपर बैठा नौकरशाह है, ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। जो सालों साल सड़कों पर धक्के खिलवा रहे हैं ना, ये गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है। छोटे छोटे गुनाहों पे मुकदमा होना, चलो हो मुकदमा, लेकिन ऐसे मामलों में, ऐसे चाहे वो कितना बड़ा ओहदा बैठा हुआ शख्स हो, जेल के पीछे डालिए उनको। ऐसे लोगों पे सख्त कानून लगाइए, जेल के पीछे डालिए जो इन बेरोजगारों को 10 साल 5 साल धक्के खिलवा रहे हैं, और जायज वजह से नहीं, नाजायज वजह से। कभी पर्चा गलत है, कभी एंसर सीट गलत है, ओएमआर सीट गलत है, आपका बाबूजी का नाम आपने गलत भर दिया था, आपने अपने दादाजी का नाम गलत भर दिया था। ऐसे बहानों से इन भर्तियों को टालने वालों को जरूर इन पे ऐसे मुकदमे करिए कि ये जेल में रहें, तब इन्हें समझ में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। तो इस दर्द की दवा निकालनी पड़ेगी, वैक्सीन बनानी पड़ेगी। कोरोना से लड़ना है या बेरोजगारी से लड़ना है तो उसके लिए बेहतर प्लानिंग करनी होगी। लेकिन ये जो सरकारें हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये बहुत होशियार हैं। पहले तो वैकेंसी निकालेंगी नहीं, और वैकेंसी निकलेगी तो उसके इतने लंबे प्रोसेस होंगे कि 10 साल लग जाते हैं। और इसके बाद कहा तो ये भी जाता है, बेरोजगार युवा ये भी कहते हैं कि सरकारें ही उनमें से किसी एक को भेज करके कोर्ट में एक PIL दायर करवा देती है, और ये मामला यूं ही लंबा चलता रहता है। बेरोजगार बेरोजगारी का दंश झेलता रहता है। आखिर कब तक बेरोजगार अपनी बेरोजगारी का दंश झेलता रहेगा, आत्मदाह करता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़।